हेलो दोस्तों, हम मौर्य साम्राज्य का पढ़ेंगे। हिस्ट्री का एक टॉपिक जो लूसेंट बुक से मैं पढ़ रही हूँ। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनका जन्म 345 में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोर्स कहा। इसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विसल आश्रनिकुल उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया। धनानंद को हराने में चाणक्य पटेल विष्णुगुप्त ने चाणक्य मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसकी द्वारा लिखा पुस्तक अर्थशास्त्र, इसका संबंध राजनीति से है। आज भी पता है, चाणक्य की बातें ना आज भी हमारे यहाँ बहुत शिद्दत से लोग लेते हैं। उनके बताए रास्ते पे लोग चलते हैं, चाहे लक्ष्य प्राप्ति की हो, चाहे राजनीति की तरफ जाना हो। तो चाणक्य जो है ना, मैं तो इनकी फ़ैन हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि थोड़ी बहुत इनकी नीतियाँ पर हम भी चलते हैं। हम नीतियाँ पर सबसे बड़ी बात एक चीज़ ध्यान रखती हूँ कि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, हमें गुप्त रखनी चाहिए। अब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। उसने राज्य के 7 अंग बताए। ये अंग है स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना और मित्र। इसे ही सप्तांग कहते हैं। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 पूर्व में बैठा और चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, गंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु ने जैन धर्म की दीक्षा दी थी। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। ये भी याद रखिएगा, मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों का शोभा यात्रा रूप से जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे और इन पेड़ों को प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था, बाप रे, जो सम्राट सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उनके खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीन घेरा है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें, जिनमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है, भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बनी है। राजा का महल भी काठ का बना है, जिससे
पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया है। यह चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्सिनियास ने किया। लुकार के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व श्रवण बेलागोला में उपवास द्वारा हुई। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी यानी बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। यानी कि 298 में श्रवणबेला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होने के बाद बिंदुसार को राजगद्दी पर बैठाया गया। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। मित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्लपुत्र गोसाल में की थी। भी वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसाल कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस बिंदु के दरबार में नामक राजदूत भेजा। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों के में बिंदुसार को शीर्षेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इन विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम के बाद अशोक को भेजा। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार के सीरिया के शासक एंटियोकस के मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। बौद्ध विद्वान तारानाथ बिंदुसार के 16 राज्यों के विजेता बताया। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद, जिनका प्रधान खल्लाटक था। अभी बिंदुसार का पुत्र अशोक आया। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 259 ईस्वी पूर्व में मगध के राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुदरांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती राज्यपालक था। मास्की, गुर्जा, नेतुर और मंडलोम उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इन अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। कर्नाटक में कलाबुर्गी जिले के चितापुर तालुक से प्राप्त आधार शुल्क नीच होता है। शिलालेख में अशोक परसर रूपचित्री किरणियों के अशोक उल्लेखित है। ब्राह्मण अभिलेख में अशोक ने स्वयं मगध का राजा बताया है। मगध का राजा अशोक तो होवे किए थे भाई, तीसरा बार बिंदुसार के मरने के बाद। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। देवना प्रियदर्शी अशोक का ही नाम था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया। अरे बाप रे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसरी पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन
प्लिनी क्या कहते हैं कि मिस्र का राजा फिरडालोरस के पाटलिपुत्र में डियासनियस नामक का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध के भिक्षु का बौद्ध धर्म दीक्षा ली। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसके वर्णित विषय है, जो कि कितना है 14 है। अशोक का उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की और 12वें वर्ष नीलगिरी सागर 20वें वर्ष की लुम्बिनी की यात्रा की। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट में से हो जाता है। अशोक का उपासक राज्याभिषेक 10वें वर्ष बोध गया की, जो कि नीलगिरी तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर मेरा डोसेंट की बुक की मौर्य साम्राज्य की थोड़ा बहुत भी आप लोगों को समझ में आ गया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मैं हूँ वंदना। अगर आप लोग चाहते हैं आगे की वीडियो भेजूँ तो कृपया करके मुझे बताएं।